हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आज हम लोग दूसरा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कस्टम एक्ट। आई होप आप लोगों को कस्टम एक्ट अगर अच्छे से नहीं आता होगा तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन कस्टम के बनने लगेंगे। ये वीडियो बेसिकली सारे सारे लोगों के लिए, मेनली सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल वाले ये देख सकते हैं। गाइस, ये क्रिस्प वीडियो है, मैं आपको पूरा एकदम जो क्रिस्प वे में समझा सकती हूँ वो समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। गाइस, आप लोग थोड़ा बहुत थ्योरी खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी आता है, एमसीक्यू वगैरह। आप या तो फिर आप एमसीक्यू कंपाइलर देख सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट का, वहां से आपका काम चल जाएगा। ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है यार। देखो, कस्टम ड्यूटी के कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं ये सिखाने वाली हूँ आपको सबसे पहले। तो गाइस देखो, बेसिकली इसका एक फॉर्मेट रहता है, आपको इस हिसाब से कस्टम ड्यूटी निकालनी है। मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे ये पढ़ने के बाद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एसेसिबल वैल्यू लेते हैं अपन फर्स्ट में। उसमें अपन को ऐड करना होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, और उसमें सर्च अपना सोशल वेलफेयर सरचार्ज को ऐड करना होता है। तो अपना एसेसिबल वैल्यू फॉर जीएसटी आ जाता है। गाइस, ये कस्टम के हिसाब से दिए रहते हैं, इसमें जब अपन ये दोनों चीज ऐड करते हैं ना तो फिर ये अपना आ जाता है जीएसटी के हिसाब से। जीएसटी के हिसाब से क्यों निकालते हैं? ताकि इसके ऊपर हम जीएसटी निकाल सके। ये जो वैल्यू आएगी ना, इसके ऊपर अपन जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, जो भी परसेंट रहेगा वो, और फिर आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम एसेसिबल वैल्यू क्या होती है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एसेसिबल वैल्यू क्या होती है। देखो, जब ना अपन ये बोट है हमारी, है ना, यहाँ तक जो सामान आता है ना, बोट में जो सामान लोड हो गया तो ये एफओबी रहती है, मतलब फ्री ऑन बोर्ड। मतलब इससे पहले तक के सारे खर्चे इनकर्ड हो चुके रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन एफओबी। जब अपन एफओबी में ऐड करते हैं अपना फ्रेट और इंश्योरेंस, तो वो अपना हो जाता है सीआईएफ। ठीक है, इसके बाद हमको मिलेगा सीआईएफ। ठीक है गाइस, तो इसको बोलते हैं अपन एफओबी और सीआईएफ। और सीआईएफ ही को अपन बोल सकते हैं कि एसेसिबल वैल्यू फॉर कस्टम। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। गाइस, जो सीआईएफ रहता है ना, वो बेसिकली अपन इंपोर्ट के लिए यूज करते हैं, और जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं ना तो अपन एफओबी यूज करते हैं। इसका सीधा साधा लॉजिक ये है कि जब अपन बोर्ड में, 1 सेकेंड, अगर अपन, ये बोट है हमारी, और इस बोट पे अगर अपन कोई सामान लोड कर रहे हैं और हम लोडर है, मतलब हम एक्सपोर्टर है, तो हम एफओबी देखेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। और ये शिप है, शिप पानी से ऐसे तैर तैर के आ गई है। और अगर हम लोग अभी इंपोर्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या देखेंगे? सीआईएफ ही देखेंगे ना, क्योंकि आ चुकी है, तो इसका इंश्योरेंस भी हो चुका है, इसका एफओबी भी हो चुका है, इसका फ्रेट भी हो चुका है। तो इसलिए इंपोर्टर की नजरों से अपन हमेशा सीआईएफ देखते हैं, और एक्सपोर्टर की नजरों से हम हमेशा एफओबी देखते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको कोई बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं गाइस। देखो गाइस, बहुत इजी होता है। आप कोई भी क्वेश्चन लेना, उसका एसेसिबल वैल्यू फॉर कस्टम देखना और जीएसटी देखना, ये अलग अलग होता है, इसका ध्यान रखना। और उसके बाद अपन को बेसिक कस्टम ड्यूटी क्वेश्चन में गिवन रहती है, उसको लेना है। सरचार्ज को लेना है, तो अपना जीएसटी के हिसाब से आता है। फिर उसमें अपन आईजीएसटी को जब ऐड कर देते हैं तो अपना टोटल कॉस्ट आ जाता है इम्पोर्ट के लिए। ठीक है, ये इम्पोर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं, लिस्ट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के ऊपर मतलब लिस्ट उसका, टैक्स का लिस्ट है और ड्यूटीज का लिस्ट है। ठीक है गाइस, तो देखो कस्टम के हिसाब से एक बेसिक कस्टम ड्यूटी हमेशा लगती है। ठीक है, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लग सकती है, काउंटर वेयरिंग ड्यूटी लग सकती है, सेफगार्ड ड्यूटी लग सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। जरूरी नहीं कि सारी ड्यूटी लगे। एज पर क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि लगाना है कि नहीं लगाना है, बट आपको बेसिक कस्टम सब में लगाना है, सर्चर सब में लगाना है। ये 10% होता है, और ये क्वेश्चन में गिवन रहती है। अपन मैं आपको बताऊंगी कैसे पहचानते हैं। ठीक है, फिर आईजीएसटी जो रहती है वो हमेशा लगती है। इसके कंपनसेशन ऐसा वो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स में लगता है, क्वेश्चन आपको बता देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड। थर्ड वाले में अपन क्या देखेंगे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉर गुड्स। अगर अपन गुड्स के लिए क्लियरेंस के लिए चाहिए, तो यार अपन क्वेश्चन में देखते हैं बहुत सारी डेट्स दी रहती है, बहुत सारे परसेंटेज देते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं आपको आज बता दूंगी, और आपको एकदम कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपकी लाइफ में। जब भी आपके क्वेश्चन में एक रेट गिवन रहेगा तो सीधा उसको लेना है, कॉमन सेंस। ठीक है, अगर आपका रेट एक से ज्यादा गिवन है, क्वेश्चन में एक से ज्यादा रेट गिवन है, तो आपको क्या लेना है? कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कौन कौन सा रेट दे रहेगा, एक तो बिल ऑफ एंट्री दे रहेगा, एक बिल ऑफ इनवर्ट दे रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं करना, बस दोनों डेट में से लेटर वाली ले लेना। अगर एक का तारीख 20/1/2021 दिया है और एक का दिया है 28/2/2021, तो लेटर कौन सी है? ये है, तो फिर इसको ले लेना। ठीक है, लेटर वाली डेट को लेना है बिल ऑफ एंट्री और इनवर्ड में, जब भी अपन गुड्स का केस सॉल्व कर रहे हैं होम कंजम्पशन के लिए। ठीक है, होम कंजम्पशन के लिए जब भी गुड्स यूज करते हैं तो यही डेट लेते हैं, विच एवर इज लेटर।
गाइस अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या फाइनल के, दोनों के लिए रिलेवेंट है एकदम। और ये वाला जो वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाए हैं। आप ये वीडियो देख लोगे ना पूरा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो गुड्स अगर अपन वेयर हाउस पे रख देते हैं, ठीक है, तो अगर वेयर हाउस पे रखोगे आप, तब अगर एक रेट गिवन रहेगा ना तो उसको ले लेना, ठीक है। बट अगर एक से ज्यादा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, उसका भी अपन सेम को जैसे ऊपर देखे थे पूरा सेम टू सेम वैसे ही इसमें है। बिल ऑफ एंट्री या फिर इनवर्ड विच एवर इज लेटर रहेगा उसको लेना है, दोनों पूरा सेम पॉइंट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है अपना बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स क्लियर फॉर अदर केसेस। अगर आप घर नहीं ले गए, वेयर हाउस में नहीं रखे, तो कुछ किए होगे दूसरा चीज, तो उसका रूल दिया हुआ है। अगर एक रेट है तो वही लेना है, अगर एक से ज्यादा रेट है तो आप क्या करोगे, जो प्रीवेल हो रहा होगा ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप पेमेंट करोगे ड्यूटी का, उस समय जो भी रेट चलते रहेगा उसको ले लेना है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग को पूरी बात समझ में आई होगी। मैं आपको पूरा रिवीजन करवा देती हूँ ये वाले पार्ट का। देखो सबसे पहले अगर आप गुड्स घर के लिए जा रहे हो या गुड्स वेयर हाउस में ले जा रहे हो, दोनों में अगर एक रेट गिवन है तो वो लेना है, एक से ज्यादा दिया है तो बिल ऑफ एंट्री या इनवर्ड विच एवर इज लेटर। और इनके अलावा कुछ और केस है तो जो अभी पेमेंट के टाइम पे चलेगा वो ले लेना। नेक्स्ट देखते हैं अपन 6 पॉइंट, एक्सचेंज रेट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। अगर इम्पोर्टेड गुड्स रहेगा तो उसका एक्सचेंज रेट क्या लेना है गाइस। रेट ऑफ ड्यूटी में फर्क है। ड्यूटी का रेट मतलब क्या होता है कि ना अपन को दिए रहता है परसेंट में, 10% लेना है, 12% लेना है, 15% लेना है, कंफ्यूज मत होना है ना। और रेट मतलब ना ये डॉलर में दिया, यूरोज में दिया, यान में दिया है, ठीक है, तो वो सब होता है। तो एक्सचेंज रेट में अपन को अगर एक आरबीआई का दिए रहेगा ना तो हमेशा इग्नोर करना है। गाइस अपन कस्टम पढ़ रहे हैं ना तो कस्टम बोर्ड की बात मानेंगे, हमेशा आपको कस्टम का लेना है। ये एकदम छोटी छोटी बेसिक चीजें रहती है जिससे सवाल गलत होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आरबीआई का बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। लेना अपन को कस्टम का है क्योंकि अपन कस्टम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक रेट दिया रहेगा वही लेना है आपको, अगर एक से ज्यादा रहेगा तो जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री करोगे वो ही लेना है। गाइस इसमें कोई इनवर्ड नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, इन आपको लेना है बिल ऑफ एंट्री, मतलब बिल ऑफ एंट्री ही लेना है सिर्फ, ठीक है। इसको एकदम याद कर लो, बिल ऑफ एंट्री ही लेना है जब मल्टीपल रेट रहते तब। ये वाला जो देखो आपको साइन दिखेगा कि यूएस डॉलर इतने में सामान था उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो कंफ्यूज मत होना, सीधा आपको अपना कस्टम बोर्ड का बिल ऑफ एंट्री लेना है, ठीक है। सरचार्ज हमेशा 10% ही रहता है और ओनली इम्पोर्ट में लगता है गाइस, क्योंकि ना एक्सपोर्ट पे क्यों नहीं लगता, क्योंकि अपन को अपना बाहर जब अपन सामान बेचते हैं ना तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा है, तो एक्सपोर्ट को हम सस्ता रखना चाहते हैं, इसलिए ना उसमें ज्यादा ड्यूटी नहीं लगाते, इसलिए उसमें सरचार्ज नहीं लगाते। बट अगर अपन इम्पोर्ट करेंगे बाहर से सामान ना, तो क्या होगा कि हमारे घर में जो सामान बन रहा है ना वो ज्यादा यूज नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप एकदम घर का एग्जाम्पल देती हूँ आपको, समझ लो कि आपके घर में कुकिंग किया आपकी मॉम ने, ठीक है, और आपने जाके मस्त से बाहर जाके बाहर से गुपचुप ले आए, चाट ले आए, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी, और सब खा ली, तो आप लोग का सबका पेट भर गया। तो आप घर का खाना कैसे खाओगे, और खाओगे भी तो अमाउंट कम हो जाएगा खाने का उसका, ठीक है। तो इसीलिए आपकी मम्मा क्या करेगी, आपको पैसे ही नहीं देगी उतना कि आप लेके आ सको बाहर से, ठीक है। वैसे ही हम लोग इम्पोर्ट पे इतना ड्यूटी इतना सेस लगा देते कि ज्यादा लोग इम्पोर्ट कर ही ना पाए, एकदम जिनको जरूरत है वही करे, ठीक है। और एक्सपोर्ट में नहीं करते ताकि बाहर का बाहर जाए सामान, जितना बाहर जाएगा उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है गाइस। ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि आई सी जी सॉरी जीएसटी का क्या होता है। तो गाइस इसमें हमेशा आईजीएसटी लगता है, जैसे कि अपने को पता ही है कि स्टेट चेंज होता है तो आईजीएसटी लगता है, वैसे ही अपन कंट्री चेंज करते हैं तब भी आईजीएसटी ही लगता है, ठीक है। एप्लीकेबल सिर्फ इंपोर्ट में होता है, एक्सपोर्ट पे क्यों नहीं होता, मैंने आपको लॉजिक समझाया है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन एसेसिबल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। गाइस मैंने आपको फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही समझा दिया था कि फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है, सारे खर्चे जो बोट तक लाने के होते हैं, ये बोट है, ठीक है, तो यहाँ तक जो भी खर्चा होगा इसको बोलेंगे एफओबी। और ये डेस्टिनेशन अगर है तो ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो यहाँ तक पूरा बोट आएगा चल चल के यहाँ पर जब आ जाएगा तो यहाँ पर ये सीआईएफ मान लेंगे इसको, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें लिखा है एफओबी प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट इज इक्वल टू सीआईएफ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अपन एफओबी कब चूज करते हैं, एक्सपोर्टर की नजरों से करते हैं, और सीआईएफ इंपोर्टर के से करते हैं। मैंने आपको इसका लॉजिक भी दिया था, ठीक है, कि यहाँ पर जब अपन बोर्ड कर रहे हैं, जब अपन एक्सपोर्टर है तो हम लोग तो ये वाली कॉस्ट इनकर्ड करेंगे, इसलिए अपन एफओबी लेते हैं। और जब अपन यहाँ पे इंपोर्टर रहते हैं तो हमारे पास पूरा सामान आएगा वहां तक का खर्चा रहता है, इसलिए अपन सीआईएफ लेते हैं,
ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत ईज़ी है। देखो गाइज़, एक्स फैक्ट्री प्राइस लेते हैं। अब आप पूछोगे एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है मैम? तो जैसे कि ये डोर है आपकी फैक्ट्री का, यहाँ पर अगर आपका कोई ग्राहक आएगा और आप उसको कुछ भी सेल करोगे, तो उसको जिस प्राइस पे सेल करोगे उसको अपन बोलेंगे एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है? उसमें आप भाड़ा लगाओगे। अब आपको यहाँ तो नहीं बेच रहे हो, आप तो समझ लो आप इंडिया के हो और आप जाके यूएसए में बेच रहे हो, सॉरी इम्पोर्ट कर रहे हो ना, आप तो इम्पोर्ट करोगे या फिर एक्सपोर्ट पे तो लगता नहीं है, ठीक है, इम्पोर्ट पे ही लगता है, ठीक है। अपन तो एफओबी निकाल रहे तो ये एक्सपोर्ट पे भी लगेगा, ठीक है, चलो अपन इंडिया ही मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब इंडिया से आप सामान बेचे तो यहाँ यहाँ तक तो आपका जो कॉस्ट है उसको लेना है यहाँ फर्स्ट में, यहाँ तक ले लिए। सेकंड, आप यहाँ से लेके रिक्शा करके जाओगे एयरपोर्ट तक, ठीक है, तो एयरपोर्ट तक का रिक्शा का भाड़ा ले लिए यहाँ पर। देन वहाँ पर लोडिंग कराओगे, वहाँ पे जो भी खर्चा आएगा वो सबको ऐड करते जाना लाइन से, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे एफओबी। मतलब पूरा आप चढ़ाते तक का, बोट पे चढ़ाते तक का जो भी खर्चा होगा, यहाँ तक का, ये बोट पे चढ़ गया सामान, यहाँ तक का जो खर्चा हुआ वो सब एफओबी होता है। अब सीआईएफ बता रही हूँ गाइस, तो सीआईएफ में अपन को ना बहुत इजी है, सीआईएफ तो है नहीं ज्यादा टफ। एफओबी जो रहता है ना, उसमें ना अपन को देखो एक एफओबी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहती है और अपन को ना एफओबी एज पर कस्टम निकालना होता है, ठीक है, कि कस्टम के हिसाब से एफओबी क्या होता है, ठीक है। उसमें ना अपन को बस दो चीज ऐड करना है, फ्रेट और इंश्योरेंस, तो आपका सीआईएफ आ जाएगा एकदम इजीली। ये तो एकदम नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एडवांस से सिखा रही हूँ कि कैसे होगा। एडवांस में कैसा होगा कि देखो यार, अपना एफओबी वैल्यू पे अपन को कस्टम जोड़ना है, ब्रोकरेज जोड़ना है, ठीक है, याद रखना, कस्टम को जोड़ोगे ब्रोकरेज को जोड़ोगे, बट बाइंग कमीशन को छोड़ देना, उसको नहीं जोड़ते। बाइंग कमीशन जो रहती है ना, वो हमारा एक्सक्लूड होता है। फिर अपना आता है पैकिंग कॉस्ट, ठीक है, उसमें ना आप ड्यूरेबल और रिटर्नेबल वाले को छोड़ देना। आप क्यों छोड़ रहे हो उसको? क्योंकि वो तो वापस आ जाएगा ना, तो उसको जोड़ने का क्या फायदा, ठीक है, जो चीज़ वापस आ जाएगी उसकी कॉस्ट क्यों जोड़ना, इसलिए उसको नहीं लेंगे, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग की कॉस्ट जो रहेगी उसको आपको लेना है। आपको आपको रॉयल्टी की कॉस्ट को लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर वैल्यू वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल, अगर कुछ हो रहा है तो उसको भी लेना है। और वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट जो रहेगा वो भी लेना है गाइस, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि बाइंग कॉस्ट, बाइंग कमीशन जो मेनली उसको नहीं लेना है, बाकी तो आपको नॉर्मल दिख ही रही है, सबको आपको इंक्लूड करना है। फिर गाइज आपको फ्रेट इंश्योरेंस जैसे ही ऐड कर दोगे तो वो सीआईएफ हो जाता है, मैंने आपको बताया ही था गाइज। इसमें ना एक शिप डेमरेज कॉस्ट भी होता है। कभी कभी ना अपन को क्या होता है कि ना लाइट रेज, बर्जर, ये सब आपको दिखेगा। ये सब कब होता है कि ना आपकी बहुत बड़ी शिप अगर है ना और उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसमें शिप में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पानी की जगह तूफान आ सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, पानी भर गया या कुछ तूफान की वजह से शिप डैमेज हो गई कि वो कैरी नहीं कर पा रही है अपना सामान, तो ना अपन छोटू छोटू वाली शिप को भेजते हैं उनको लेने के लिए सामान, अपना छोटू छोटू शिप। तो ये फोकट में तो नहीं जाएगी, खर्चा लगेगा ना, तो जो खर्चा लगेगा उसको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। फिर अपन फ्रेट कैलकुलेशन करना सिखाती हूँ मैं आपको गाइस। कभी कभी ना फ्रेट गिवन रहता है क्वेश्चन में और कभी कभी नहीं दिया रहता, तो इसका कैलकुलेशन सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अभी मैं आपको वो सिखाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो गाइस, दो टाइप का फ्रेट रहता है, एक सी फ्रेट और एक एयर फ्रेट। मैं ना बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बताने वाली हूँ आप लोग को। देखो गाइस, सी फ्रेट जो रहता है ना, वो अगर एक्चुअल गिवन है ना तो आप उसको भगवान समझ के उसी को ले लेना। याद रखना, सी फेट जो गिवन रहता है उसको ही लेना है। बट अगर नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल नहीं दिया क्वेश्चन में, तो छोड़ के मत आ जाना कि यार फ्रेट तो नहीं दिया मतलब खर्चा नहीं लगा हुआ, ऐसा नहीं है, फ्रेट तो लगता ही है, ठीक है। वो आपको जो शिप में जो बैठा है शिप चलाने वाला, वो क्या फोकट में लेके जाएगा आपके सामान को? खर्चा लगता है बट गिवन नहीं रहता कभी कभी। तो आपको 20% एफओबी का लेना है, एफओबी फॉर कस्टम, याद रखना ये वाला एफओबी का, ठीक है। ये वाला एफओबी का आपको लेना है, एफओबी एज पर कस्टम का लेना है यहाँ पर, ठीक है, 20%। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, और ये वाली बात तो आपको एकदम ध्यान से सुनना है। सी फ्रेट में क्या होता है गाइस कि कभी कभी ना क्वेश्चन में सी फ्रेट गिवन रहता है, कभी कभी नहीं गिवन रहता, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको सीआईएफ दे देता है और फिर आपको बैक कैलकुलेशन करके एफओबी तक जाना होता है, ठीक है गाइस। तो उस समय आप क्या करोगे, तो उसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तब क्या करोगे, देखो सी फ्रेट अगर गिवन है ना तो उसको ए मानना, और 20% आप कस्टम, ये जो रहता है ना इसका 20% निकालना। ये दोनों आंसर में से जो लोअर रहेगा आपको वही लेना है। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो उसको मत ले लेना। आपको ये जो एफओबीएस पर कस्टम है
उसका 20% से कंपेयर करना है एक्चुअल वाले को, उसमें से जो सबसे कम रहेगा लोअर 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 उसको लेना है। क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज कर देता है कि आपको ना मस्त सीआईएफ निकाल के दे देगा और बोलेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाल दो, और फिर ना नीचे में दिए रहेगा कि फ्रेट इतना लगा था, इंश्योरेंस इतना लगा था। आप खुश हो जाओगे, वाह यार इतना इजी क्वेश्चन है, सीआईएफ में मेरे को बस बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाना है। तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको सीआईएफ को पहले चेक करना पड़ेगा। अगर एयर दिया है उसमें एयर मेंशन हुआ, मतलब आप चेक करना कि ये 20% से कहीं ज्यादा तो नहीं है करके। अगर 20 से ज्यादा होगा तो वो मत लेना, 20% वाला लेना, लोअर लेना। आप ऐसे करके चेक कर लेना कि एक्चुअल जो दिया वो लिखना, एफओबी एस पर कस्टम निकालना, उसका 20% लेना, दोनों को कंपेयर करके जो कम रहेगा उसको लेना। ठीक है, यहाँ पे घुमाते हैं तो मैं आपको इसलिए इतना जोर देके समझा रही हूँ। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इंश्योरेंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो चुपचाप ले लेना, अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर 1.125% ऑफ एफओबी लेते हैं। एफओबी एज पर कस्टम जो है उसका आपको 1.125% लेना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू व्हेन ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट अवेलेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है गाइस, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर एसेसेबल वैल्यू ना या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो हमारी गिवन नहीं है, या फिर गिवन तो है बट हम मान नहीं रहे कि ये है करके। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। देखो पॉइंट 1 में क्या दिया है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय इंपोर्टर। जो इंपोर्टर है वो डिसाइड करके और डिक्लेयर करेगा हमको, और बताएगा कस्टम डिपार्टमेंट को कि हमारी वैल्यू इतनी है। कंडीशन क्या रहेगी उसमें कि हम जान पहचान के नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से अपने भाई के यहाँ से सामान मंगा रही हूँ जो फॉरेन में रहता है, तो मैं क्यों महंगा मंगाऊंगी, मैं तो सस्ता मंगाऊंगी या फ्री में मंगाऊंगी। ठीक है, तो हम लोग जान पहचान के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि इफ रिलेटेड एटलीस्ट दे शुड नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस। और समझ लो कि मैं मंगा रही हूँ उससे, तो मैं उसको मार्केट प्राइस में मंगाऊँ, आर्म लेंथ प्राइस में मंगाऊँ, ऐसे नहीं कि कम रेट में मंगा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ट्रांजेक्शन वैल्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगर अपन ट्रांजेक्शन वैल्यू आइडेंटिकल गुड्स का क्या होगा। ठीक है गाइस, तो आइडेंटिकल गुड्स का क्या मतलब होता है कि गुड्स जो कि सारे चीजों में सेम हो, फिजिकली भी सेम हो, क्वांटिटी वाइज भी सेम हो। मतलब सामान भी सेम होना चाहिए, सेम कंट्री से होना चाहिए, सेम मैन्युफैक्चरर से होना चाहिए। टेक लोएस्ट वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीपल वैल्यू। अगर आपको क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यू दी हुई है, गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप ध्यान से सुनना, जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यू गिवन रहेगी ना, ऐसे अलग अलग वैल्यू दिया है, तो उसमें से सबसे छोटा जो रहेगा ना उसको लेना। ठीक है, और टेक वैल्यू विच इज हाईएस्ट क्वांटिटी इन केस ऑफ डिफरेंट प्राइस लेवल। अगर आपको दिया है कि ना 98 का सामान है जिसको हम लोग 100 ठोक मंगाए थे, फिर 98 वाले को ना अपन 101 भी मंगा 101 मंगाए थे, जब क्वांटिटी, जब ये प्राइस है और ये क्वांटिटी फॉर एग्जांपल। ठीक है, देखो ये रिपीट हुआ, अब 99 है और इसमें था 106 था। ठीक है, ऐसे करके और भी क्वेश्चन में गिवन है। पर जब आप देखना एकदम ध्यान से कि जब अपना प्राइस ना ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है, देखो लिखा है इन केस ऑफ डिफरेंट प्राइस लेवल, जब ऐसे लेवल है प्राइस की, मतलब ऐसे मिलजुल रहे, तो उस केस में ना जिसका हाईएस्ट क्वांटिटी रहेगा ना, क्वांटिटी वाइज जो हाईएस्ट रहेगा उसको लेना है आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, मैं आपके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी आपको प्रोविजन से रिलेटेड, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बट ध्यान रखना कि जब मल्टीपल वैल्यू रहती ना तो छोटा वाला लेते हैं, और जब प्राइस लेवल डिफरेंट रहते हैं ना तो फिर हाईएस्ट वाला लेते हैं। याद रखना प्रोविजंस को, लोअर मल्टीपल वैल्यू में लेना, हायर डिफरेंट प्राइस लेवल पे लेना है। फिर नेक्स्ट है कि अगर अपना सिमिलर गुड्स रहेगा तो क्या करना है। जब अपना गुड सिमिलर रहता है ना, तो सिमिलर जैसे कि करेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर होगा वो, या उसके फंक्शन सिमिलर हो गए, वो सेम कंट्री से होना चाहिए या फिर डिफरेंट मैन्युफैक्चर से भी चलता है। इसका एग्जांपल सिमिलर गुड्स का है कि टू व्हीलर, अब टू व्हीलर में बाइक भी आती है, स्कूटी भी आती है, एक्टिवा भी आती है, प्लेजर भी आती है, जुपिटर भी आती है, एक्सेट्रा सब आती है। ठीक है, तो ये सिमिलर गुड्स है, मतलब वो पूरा एक ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल जैसे कार्स आती है, ठीक है, टू व्हीलर में टू व्हीलर सारे टाइप की। ठीक है गाइस, तो उसको सिमिलर गुड्स बोलते हैं। तो वो सेम कंट्री का होना चाहिए, सेम मैन्युफैक्चर का होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू थ्रू कंप्यूटेशन। अगर आपको डिटरमाइन करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू कंप्यूटेशन से, तो फिर अपन कैसे करेंगे। तो अपने पास दो मेथड गिवन है इसमें, एक डिडक्टिव मेथड है और एक कंप्यूटेड मेथड है। डिडक्टिव मेथड और कंप्यूटेड मेथड।
डिडक्टिव मेथड पे अपन सेलिंग प्राइस को लेंगे, उसके बाद जो बाद का खर्चा है ना, पोस्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस, वो सबको माइनस कर देना। जो भी सेलिंग प्राइस दिखेगा आपको उसमें से ना, जो बाद के खर्चे मतलब इंपोर्ट करने के बाद जो खर्चे लगे आपके एक्स्ट्रा, उसको बस माइनस करोगे तो सीधा आ जाएगा एसेसेबल वैल्यू। सो इजी। कंप्यूशन कंप्यूटेड भी ज्यादा कोई टफ नहीं है वो। उसमें आप क्या करोगे, कॉस्ट को लेना जो मैन्युफैक्चर को कॉस्ट लगी है, उसके बाद फिर अपना उसमें प्रॉफिट को और खर्चे को ऐड कर देना, तो भी एसेसेबल वैल्यू हो जाएगी। चपकान इधर से पकड़ो, चपकान इधर से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड फिर से बता रही हूँ, सेलिंग प्राइस में से आपको माइनस करना है खर्चे आफ्टर इंपोर्ट, पोस्ट इंपोर्ट। ठीक है, और कंप्यूटेड मेथड में आपको प्रॉफिट और एक्सपेंसेस को ऐड करना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। ठीक है, तो फिर अपनी एसेसेबल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अपना रेजिड्यूल। अगर आपको इस सारे में से भी आप समझ नहीं पा रहे हो, यार मेरा प्राइस क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं समझ आ रही, तो फिर आप रेजिड्यूल के चरण में चले जाना। तो उसमें क्या करोगे, वैल्यूएशन जो रहेगा वो कस्टम ऑफिसर जो रहेगा वो खुद ही कर लेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, वो खुद ही कर लेगा, बट उसमें कंडीशन रहेगी कि नॉर्मल वैल्यू से ना बढ़े वो प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग एकदम ज्यादा रेडी होगे इस टॉपिक के लिए। ये कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आती है इसकी ना, अपन को ना फ्रेट और इंश्योरेंस रिवर्स कैलकुलेशन से करना रहता है। जैसे कि अपन को ना सीआईएफ दे दिया क्वेश्चन में, और बोलेगा कि ना एफओबी निकाल दो, या फिर ना एयर एयर फ्रेट दिए रहेगा क्वेश्चन में, और फिर बोलेगा कि बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालो। तो आपको रिवर्स जाना है, मतलब सीआईएफ से अपन को एफओबी जाना पड़ेगा, फिर एफओबी का 20% लेके अपन को सीआईएफ में आना पड़ेगा। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो गाइस देखो इसका फॉर्मूला गिवन है, आप इसको याद कर लो, बहुत इजी है। सीआईएफ में ना आपको इंटू 20 करना है, जो कि 20% अपन ऊपर पढ़े, डिवाइड बाय 120। ठीक है, और इसमें भी वैसे करना है, 1.125 ऊपर पढ़े हैं अपन, उसको डिवाइड कर देना, इसको बस 100 से ऐड करना है। मतलब 100 प्लस 20 करोगे तो 120, 100 प्लस 1.125 करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिवर्स कैलकुलेशन हो जाएगा। आई होप आप लोग को आ रहा होगा समझ में। एफओबी का फॉर्मूला क्या होता है, सीआईएफ में से फ्रेट और इंश्योरेंस को माइनस करोगे तो एफओबी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को पूरी चीज समझ में आ रही होगी। एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब अपन करेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।